Hello. Okay. Hello everyone, welcome to Ramayas. From Chandrayaan 3 का सक्सेस टू काचातीवू आइलैंड इशू, चाहे वो हो यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मुद्दा, एवरीथिंग दैट इज रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों ही पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही क्रक्स और समराइज्ड प्रेजेंटेशन है ये इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज का। स्टे ट्यून्ड, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिल रहे हैं। आपको पीडीएफ, जितने भी हमारे पेड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको टाइमली हैंडआउट्स एंड पीडीएफ, along with that in our paid classes based on these current affairs हम लोग डेली एमसीक्यूज की भी टाइमली प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ चंद्रयान 3 का जो हमारा मिशन है, ओके 2023 में चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद इंडियन स्पेस इंडस्ट्री और इंडियन स्पेस डायनेमिक इज नाउ एट पार विद मेजर कंट्रीज जिन्होंने साउथ पोल में चंद्रयान मिशन भेजने का स्टेप लिया है, इंक्लूडिंग द यूएस, द ईएसए, ओके ईएसए, जासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मिशंस में फेल हो चुके हैं, बट वी मैनेज्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो चंद्रयान मिशन 3 से ही संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में है, दैट इज द चास्ट प्रोब। तो व्हाट इज चास्ट और चेस्ट, क्या मतलब क्या है इसका? बेसिकली ये एक प्रोब है जो लूनर सरफेस के टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया है। जो लूनर सरफेस ही नहीं, लूनर सब सरफेस के टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए इस प्रोब को खास तौर पे बनाया गया है कि क्या होता है जो आपका लूनर सरफेस है। नॉर्थ पोल सब लोग देखते हैं, सबने स्टडी किया है। साउथ पोल जो लीस्ट एक्सप्लोर्ड सरफेस है हमारे मून का, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके जो जियोडायनेमिक्स हैं, everything about it is being under study, under monitoring by the entire Chandrayaan 3 mission. Okay, तो ये CHAST is essentially a probe that has been deployed on the lunar surface. तो अगस्त 2023 में चास्ट प्रोब को अटैच कर लिया गया था विक्रम लैंडर के साथ। ओके, इट वाज अटैच्ड विद द विक्रम लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और ये लूनर एनवायरनमेंट को, सब सरफेस टेम्परेचर को स्टडी करने में अब तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। रिसेंटली न्यूज़ में ये आया है दैट इट हैज़ पहली बार हमें लूनर सब सरफेस, साउथ पोल के लूनर सब सरफेस के टेम्परेचर की रीडिंग्स हम लोगों को देखने को मिली हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा लूनर एनवायरनमेंट के काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल जो है इंसाइट्स ये प्रोवाइड करता है। ओके, ये प्रीवियस मिशंस के कुछ रिजल्ट्स हैं उनको वो प्रोवाइड करता है, राइट। इट एक्सपेरिमेंट्स विद द क्रिटिकल डेटा ऑन द लूनर सरफेस टेम्परेचर, जो इससे हमको ये भी पता चलेगा कि लूनर सरफेस पे वाटर या आइस के डिपॉजिट्स हैं भी या नहीं। ओके, सो इट इज एसेंशियली अ थर्मल प्रोब, विक्रम लैंडर से अटैच्ड है। एंड ये सक्सेसफुल भी क्यों हुआ, इसका जो पूरा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, इफ यू कैन सी the entire design and implementation of the lunar probe, right, it is landing on the lunar surface and essentially ये लूनर सरफेस पे लैंड करके कैसे वो सब सरफेस में यानी कि 10 सेंटीमीटर की तह तक इट इज बीइंग एबल टू अटैच इटसेल्फ टू द ग्राउंड विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी डैमेज। एंड अगर आप सबको याद है तो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। ओके, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। The thing is that the way it rotated itself, it spinned on its axis, right, in order to handle the downward velocity. वेलोसिटी को हैंडल करते हुए, वेट को हैंडल करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग को हम लोगों ने सक्सेसफुली कुछ इस तरह की टेक्निकलिटीज को यूज करके अचीव किया था। तो ये रोटेशन बेस्ड जो इसका डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है, जो इसका रोटेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है, दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू सक्सेसफुली complete the soft landing of this mission on the lunar surface.
इसको हम लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फिले लैंडर के साथ कंपेयर करें या फिर नासा के इनसाइट्स के साथ कंपेयर करें, तो दिस हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल सो फार। ऑलराइट, सो अगेन दैट हैज बीन इन न्यूज। मूविंग ऑन, ये जो आप फोटो देख रहे हो दैट इज एसेंशियली एंड एंशिएंट रोमन एक्वेडक्ट। सो एसेंशियली ये क्या है? दिस इज एन इरिगेशन सिस्टम। जब भी हम लोग हिस्ट्री में इरिगेशन, हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज द पर्शियन व्हील। कैसे पर्शियन व्हील को सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम में, हाउ इट वाज ऑब्वियसली स्टार्टेड ऑफ नियर पर्शिया, जो एंशियंट लिवांत आर्क का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, कैसे वो ट्रैवल करके एंशियंट इंडिया में आया, एंड एज अ कल्चर इट हैज परसिस्टेड एंड सस्टेन्ड इटसेल्फ। अगर हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को देखें तो एंशियंट इरिगेशन मैकेनिज्म्स जैसे कि बाउलीज, जैसे कि आप पेनिनसुलर इंडिया में चाहे तो काफ़ी सारे एंशियंट लेक्स एंड पॉन्ड्स, साथ ही साथ इस तरीके के रोमन एक्वेडक्ट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एसेंशियली अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रोमन एक्वेडक्ट डिस्कवर किया है नियर ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा एसेंशियली एक जगह है इन स्लोवाकिया, एंड इससे काफ़ी हमको एक आउटलुक मिला है, राइट? ऐसा आउटलुक मिला है कि एंशियंट लाथविया एंड एंशियंट रोम में किस तरीके का आर्किटेक्चर यूज होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम देखें तो इट इज समथिंग नॉट एलियन टू एंशियंट इंडिया, ठीक है? अगर हम मुगल एरा के भी कुछ इरिगेशन सिस्टम्स को देखें तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करके, नॉट एग्जैक्टली बट इससे मिलता जुलता सिमिलर स्ट्रक्चर इंडिया में भी अपने रूलिंग रीजन्स में भी कंस्ट्रक्ट किया था यूजिंग दी लखौरी ब्रिक, यूजिंग दी लखौरी ब्रिक आर्किटेक्चर। तो एसेंशियली व्हाट इज दिस? एसेंशियली दिस इज एन एक्वेडक्ट जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, एंड स्पेशली ये तब ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब इसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं दे आर एट अ फार ऑफ प्लेस, ठीक है? तो इसका एक खास बात यह है कि फार ऑफ प्लेसेस तक, यानी कि फार रीचिंग प्लेसेस तक ये वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है ये फुलफिल करता है। एंड एसेंशियली दिस टाइप ऑफ एक्वेडक्ट कल्चर originally it belongs to Rome, dating back to somewhere around 312, 320, 230 BCE. ऑलराइट, ये इंडिया में, पर्शिया में, सीरिया, इजिप्ट, इन सभी रीजन्स में आपको ऐसे एक्वेडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये रोमन्स की इंजीनियरिंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने कैसे इरिगेशन सिस्टम्स को, अलग अलग इरिगेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट किया, एंड कैसे इंडियन आर्किटेक्चर ने उसको अपनी कंट्री, अपनी सुविधा के अनुसार उसको वेरी किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट का एक एंशियंट इरिगेशन सिस्टम है जिसको कि हम लोग बैम्बू ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं, जो कि उसके स्लोप के एडवांटेज लेके ड्रिप इरिगेशन करता है, and that is a technology that we are using now to enhance the water use efficiency and enhance the crop yield. Okay, so in this context it was in news. Moving on, जो reciprocal tariff है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आप लोग अगर स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो, आप लोग अगर शेयर मार्केट को फॉलो करते हो, तो फिर यू मस्ट हैव सीन दैट कल डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया, द इंडियन मार्केट वाज डूइंग decent, but after the tariff rates were announced, all of a sudden इंडियन मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला, आज उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। Let us talk about reciprocal tariff. Let us understand some of the terminologies that are essential and very, very relevant to international trade dynamics. स्टार्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेड के पैरेंट्स में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल टैरिफ हैपेंस टू बी व्हाट? इंटरनेशनल टैरिफ इज समथिंग एसोसिएटेड विद टिट फॉर टैट। इंटरनेशनल टैरिफ का मतलब होता है टिट फॉर टैट। अगर तुम मुझ पे 10% टैरिफ लगा रहे हो
इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई कंट्री एंड मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स पे आप 10 के इम्पोर्ट्स पे आप 10% टैरिफ लगा रहे हो, तो फिर आपकी कंट्री से जितने डेयरी प्रोडक्ट्स मेरी इकोनॉमी के अंडर एंटर हो रहे हैं उस पर भी मैं 10% टैरिफ लगाऊंगी. इट इज द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड दैट इज अ सेट रूल. ओके, दैट इज समथिंग जो बिना कहे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिना कहे ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. जो इकोनॉमीज एट पार हैं, जैसे दो डेवलप्ड इकोनॉमीज एट पार हैं, इट इज समथिंग दैट इज वेरी tacit. This is the unspoken rule. अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. अगेन ग्लोबल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें, एक आपका क्लॉज आ जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, और एक आपका क्लॉज आ जाता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. मोस्ट फेवर्ड नेशन में अगर यूएस किसी एक इकोनॉमी को टैरिफ में सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, यानी कि अगर यूएस ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो वुल इंपोर्ट कर रहा है और उस पर सिर्फ 5% टैरिफ चार्ज कर रहा है, तो वो जितनी जितनी कंट्री से मेरिनो वुल इंपोर्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो न्यूजीलैंड से भी मेरिनो वुल इंपोर्ट करेगा तो उस पर भी 5% का ही टैरिफ लगाएगा. इट वुड बी एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर वो ऑस्ट्रेलिया से 5% एंड न्यूजीलैंड से 10% का टैरिफ चार्ज करे तो. दैट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज. जिस नेशन को जिस कमोडिटी में सबसे ज्यादा फेवर मिल रहा है, सेम लेवल का फेवर सारे कंट्रीज को एक्सटेंड होना चाहिए. दैट इज द MFN क्लॉज डिजाइंड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. दूसरी यहाँ पे बात आती है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की. टॉकिंग अबाउट दी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, व्हाट इज दैट? अगर हम लोग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की बात करें तो इसका अर्थात ये है दैट एडवांस्ड इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज के इंपोर्ट्स को अनस्पोकन बेनिफिट्स प्रोवाइड करें. जैसे यूएस ऑस्ट्रेलिया से डेयरी भी इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया से भी डेयरी इंपोर्ट करे. इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऑस्ट्रेलिया के डेयरी इंपोर्ट्स पे यूएस 20% टैरिफ दे, बट इंडिया जब अपनी डेवलपिंग स्टेज में था, इंडियन इकोनॉमी जब अपनी डेवलपिंग स्टेज में थी, देन इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यूएस ने डेयरी इंपोर्ट्स में इंडिया से सिर्फ 5% टैरिफ लिया. यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी क्योंकि डेवलपिंग स्टेज पे हैं, उन इकोनॉमीज को हम लोग टैरिफ में कंसेशंस दे रहे हैं, टैरिफ में बेनिफिट्स दे रहे हैं. दैट इज एसेंशियली व्हाट जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इज. अगर हम लोग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की बात करें तो इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर एवरी इकोनॉमी. नाउ इंडिया नॉट बीइंग एन एडवांस्ड, नॉट बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी एनीमोर, WTO ने इंडियन इकोनॉमी को स्टेटस दिया है ऑफ व्हाट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को अब स्टेटस दिया एज एन एमर्जिंग मार्केट, यानी कि EME इकोनॉमी. तो अब ये जो मुद्दा आया है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, यहाँ से स्टार्ट होता है. GSP में इंडियन इकोनॉमी के GSP के अंडर इंडियन इकोनॉमी से काफी सारे इंपोर्ट आइटम्स को यूएस की इकोनॉमी में टैरिफ के टर्म्स में कंसेशन अब तक मिलता आया है अंडर GSP. इसको कट करने के लिए, यानी कि इसके इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए बैठा है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव. यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स हैं, they are there to nullify the overall impact of generalized system of preferences. How? US फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री को अगर टैरिफ में बेनिफिट दे रहा है एंड अगर वो कंट्री यूएस के कुछ इंपोर्ट्स को टैरिफ में उस एक्सटेंट तक बेनिफिट नहीं दे पा रहा, तो वो इकोनॉमीज आ जाती हैं USTR की ग्लोबल ट्रेड वॉच लिस्ट में. ग्लोबल ट्रेड वॉच लिस्ट, आपने काफी बार ग्लोबल ट्रेड वॉच लिस्ट का नाम सुना होगा. कई बार यूएस इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया को इस वॉच लिस्ट के अंडर लेकर आ चुका है विद रिस्पेक्ट कि GSP के अंडर जो इंडियन इकोनॉमी को टैरिफ बेनिफिट मिल रहे हैं,
US forces other economies to extract a similar amount of tariff concessions from them using the tool of USTR. एंड USTR की खास बात यह है कि पॉलिटिकल रेजिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, विच मीन्स चाहे वो ट्रंप की सरकार हो, चाहे वो जो बिडेन की सरकार हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो या फिर कोई और हो, डजेंट मैटर, उसका इम्पैक्ट उतना ही रहता है. अब क्योंकि ट्रंप रेजीम is also focusing on policies like America First. Trump regime is also focusing on policies like Make America Great Again और America First. तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रंप रेजिमेन की बात करें, वी आर सक्सीडिंग. इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट बाकी सारी इकोनॉमीज में हमें देखने को ऑब्वियसली मिला है. एंड व्हाई नॉट इवन इन द इंडियन इकोनॉमी, गिवन द डोमिनो इफेक्ट दैट इज देयर, गिवन द डोमिनो इफेक्ट दैट इज देयर. चलो, तो आपका ये यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ये आपका ग्लोबल ट्रेड वॉच के अंडर आ जाता है, राइट, अंडर द अमेरिका फर्स्ट और द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी. अब यहाँ पे ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज किए हैं ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ट्रंप हैज सेड ओके वी आर गोइंग सॉफ्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी. सिर्फ 26% टैरिफ हम लोग चार्ज कर रहे हैं, 26 या 12%. इससे पहले भी ट्रंप ने कनाडा से जो स्टील इंपोर्ट्स पे उस 25% का टोटल टैरिफ लगा दिया था इन टोटल लमसम. तो इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान होगा, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग. अब रेसिप्रोकल टैरिफ को अगर हम लोग टेक्निकलिटी में देखें, अगर हम लोग उसको टेक्निकल इम्प्लीकेशंस अगर देखें, तो इसका मतलब ये है कि यूएस जिन प्रोडक्ट्स को इंडियन इकोनॉमी से इंपोर्ट कर रहा है उस पर अगर टैरिफ लगा रहा है, तो कायदे से इंडिया यूएस से अगर वो कमोडिटीज इंपोर्ट करती है तो इक्विवेलेंट टैरिफ इंडिया भी लगाएगी. बट हियर्स अ कैच, एंड द कैच इज यूएस का जो इंपोर्ट बास्केट है फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंडिया का जो इंपोर्ट बास्केट है फ्रॉम द यूएस मार्केट, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट. दैट इज, तो अगर कल को यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता भी है कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पे, कुछ इंडियन कमोडिटीज पे, उसका इम्पैक्ट इंडिया को उतना ज्यादा ना हो या फिर उसका इम्पैक्ट यूएस इंपोर्ट्स को इंडियन इकोनॉमी में उतना ज्यादा ना देखने को मिले, बिकॉज अगेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट इन द यूएस एंड द इंडियन मार्केट इज कंप्लीटली डिफरेंट. यूएस दूसरी चीजें इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, इंडिया जो यूएस से इंपोर्ट कर रहा है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो यहाँ पे अगर हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ देखें, तो इससे पहले भी काफी सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ गए हैं कि ठीक है ये टैरिफ स्ट्रक्चर में डिस्पैरिटी है, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड बास्केट में डिस्पैरिटी है, तो शायद इसका इतना ज़्यादा फार फेचड इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले. अगर हम लोग ग्लोबल ट्रेड का, यूएस का शेयर बात करें इन द ग्लोबल ट्रेड, तो द यूएस इकोनॉमी हैज़ अ 12% शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड. यूएस का ग्लोबल ट्रेड में 12% शेयर था 2010 में. 2022 में दैट इंक्रीज्ड मार्जिनली to 13.4%. Still a significant share. Still a significant share. इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका इम्प्लीकेशन यही है कि अभी भी अगर यूएस को हम लोग ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो से हटा भी दे, फिर भी जो आपका ग्लोबल ट्रेड मार्केट है 87% ग्लोबल ट्रेड फिर भी चलता रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द यूएस इज डूइंग फॉर अमेरिका फर्स्ट और फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ओके, तो यूएस एक्सपोर्ट्स को वैसे भी लोअर टैरिफ फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज अगेन वाई यूएस एक्सपोर्ट्स आल्सो फेस अ लोअर टैरिफ, रीजन इसका है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नाउ दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फ्रेज फॉर ग्लोबल ट्रेड. ग्लोबल ट्रेड का ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट की फेज है. ग्लोबल ट्रेड का ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अगर हम देखें आइडियोलॉजी है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से अगर आप मतलब समझो तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रही है, इट माइट बी पॉसिबल कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स उस कंट्री में अबंडेंट है, लेबर उस कंट्री में अबंडेंट है, या कैपिटल उस कंट्री में अबंडेंट है इतना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लो. लॉजिस्टिक्स मजबूत है, टैरिफ स्ट्रक्चर सेट है,
राइट। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट की अगर यहाँ पे बात करें, TFA रूल्स की अगर यहाँ पे बात करें, तो दैट इज ऑल्सो एप्ट, दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो एप्ट, राइट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यूएस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज not the labor class, not even in the raw materials, but in the capital goods industry. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ले लो, आप सिलिकॉन वैली को देख लो, आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देख लो, सबसे ज्यादा कैपिटलाइज यूएस के मार्केट ने किया है। तो ऑलरेडी यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं काफी कम टैरिफ है, काफी कम टैरिफ है ऑलरेडी, इट इज एंजॉइंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर यूएस गोज टू हार्ड एंड टू स्टबर्न ऑन दिस रेसिप्रोकल टैरिफ अग्रीमेंट, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा शायद लॉन्ग रन में, शायद लॉन्ग रन में यूएस इकोनॉमी को ये बैकफायर कर जाए। ओवरऑल इसका जो लॉन्ग रन इम्पैक्ट होगा, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यूएस इकोनॉमी को ये आगे चल के क्या कर जाए, ये बैकफायर कर जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें, टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड में हमें लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। whenever we are talking about the way forward with where we want to go with the US economy, we have to keep the long term perspective in our mind, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को माइंड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स हमें एनफोर्स करने हैं, टैरिफ बैरियर्स के एलिमिनेशन पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस आती है ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट से, आती है फ्रेंडली ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री को अपनी नेशन को प्रायोरिटी देना इज एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। मेक अमेरिका फेस ग्रेट अगेन इज एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इज 100% जस्टिफाइड। कोई भी नेशन है, चाहे इंडिया है, चाहे यूएस है, चाहे वो यूके हो, every single nation is going to think about himself, is going to think about itself, and that is absolutely justified. What is not justified is that if you are thinking about yourself at the cost of other economies, one, second, at the cost of your global trade ties with economies जिसके साथ आपका सालों साल का ट्रेड रिलेशन रहा हो। Okay, so this comes in juxtaposition with the fact कि यूएस एंड इंडिया ने अभी मिशन 500 अग्रीमेंट भी साइन किया है। मिशन 500 अग्रीमेंट दैट बेसिकली एम्स $500 बिलियन का आपका बायलैटरल ट्रेड एस्टैब्लिश हो जाए यूएस और इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो वी हैव टू कीप every single dynamic in mind. We have to keep in mind every single dynamic that is out there. काचातीवो आइलैंड की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो काचातीवो आइलैंड से आप लोग क्या समझते हो? टॉकिंग अबाउट द काचातीवो आइलैंड, इसको समझने के पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश द फैक्ट कि ऑब्वियसली कोई भी दो कंट्रीज हैं, खासकर अगर एक कॉन्टिनेंटल और एक लिटोरल कंट्री है तो दोनों की एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन होती है। इंडिया की 7500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, राइट, it is sharing maritime boundaries with many countries, many Indian Ocean littoral states, Sri Lanka with one of these. And international maritime boundary line को decide करने वाला होता है United Nation Convention Laws of the Seas. United Nation Convention Laws of the Seas prepares for International Maritime Boundary Line Agreement. International Maritime Boundary Line Agreement एक रिस्पेक्टफुल मैरीटाइम बाउंड्री स्टैब्लिश करता है। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग इंडिया और श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री को एनालाइज करें तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का स्कोप नहीं है। यहाँ पे जो हम लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स का जो आपका
इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्राइब्यूनल का जो आपका क्राइटेरिया रहता है, ऑब्वियसली यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में म्यूचुअली डिसाइड करी गई थी इन 1974 एंड देन अगेन इन 1976, कीपिंग इन माइंड कि दोनों कंट्रीज पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें, दोनों कंट्रीज पीसफुली अपने फिशिंग राइट्स को एंजॉय कर सकें एंड लोकल कम्युनिटीज को भी फायदा हो। इन द सेंस कि जब क्लैरिटी आ जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। तो इसी क्लैरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए 1974 में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को ड्रॉ किया गया। अब जैसे ही हम लोग कहीं दो चीज़ों में बाउंड्री डिसाइड करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस एंड ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस की बंटवारा हो जाता है। बंटवारे में कुछ हिस्सा हमारे पास आता है, कुछ हिस्सा दूसरे कंट्री के पास चला जाता है। एंड इट वाज म्यूचुअली अग्रीड कि ये जो डेल्फ्ट आइलैंड के साउथवर्ड्स जो काचातीवो आर्किपेलागो या काचातीवो आइलैंड है, जो कि एक बैरन आइलैंड है, वो चला गया, एमिकेबली सेटल हो गया कि वो श्रीलंका की सॉवरेनिटी का हिस्सा मान लिया गया। 1976 में फिर से अग्रीमेंट हुआ। 1976 में फिर से जो अग्रीमेंट हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि यार 1976 में वी विल अलाउ कि काचातीवो आइलैंड पे हम लोग अब अलाउ करेंगे कि वहाँ पे इंडियन फिशरमैन भी जा सके और तमिल मतलब श्रीलंकन फिशरमैन भी आ सके। रीजन बीइंग कि काचातीवो आइलैंड एक बैरन आइलैंड तो था, बट वहाँ पे कल्चरल रिलीजियस फिशरमैन कम्युनिटी तो है ही है, बट उसका कल्चरल एज एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी फिशरमैन कम्युनिटी में बहुत था, गिवन द फैक्ट कि वहाँ पे सेंट एंथनीज चर्च, राइट। तो इस कारण 1976 का आपका अग्रीमेंट हो गया कि भाई जाओ, इंडियन फिशरमैन भी जाए, श्रीलंकन फिशरमैन भी जाए। फिर 1983 में जब बॉर्डर टेंशंस हुए, 1983 में जब बॉर्डर टेंशंस एंड स्कर्मिशेस होनी स्टार्ट हुई, तो इसी काचातीवो आइलैंड को नेवल बेस की तरह यूज किया गया। इसी काचातीवो आइलैंड को नेवल बेस की तरह यूज किया गया। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि स्मगलिंग ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, स्मगलिंग ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए जो इंडियन सिक्योरिटी है एज अ सिक्योरिटी हॉटस्पॉट भी काचातीवो आइलैंड्स का कई बार यूज करती है, एंड द सेम इज एप्लीकेबल टू द श्रीलंकन सिक्योरिटी एज वेल। So that is another point, okay, that is another aspect as far as this is concerned. अब डिबेट क्या आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे 1983 के बाद जब से डिस्प्यूट आया, जब से स्कर्मिशेस होनी स्टार्ट हो गई, तो डिबेट ये आया कि किस बेसिस पे आपने 1976 का अग्रीमेंट साइन कर लिया कि आपने काचातीवो आइलैंड के एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल राइट्स हो गए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के सारे राइट्स हो गए, सब कुछ तो आपने श्रीलंका को दे दिया। तमिलनाडु के फिशरमैन को यहाँ पे जाके अपनी फिशिंग का काम भी करना होता है, अपना लाइवलीहुड भी चलाना होता है, तो भी श्रीलंकन नेवी से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। वाई हैव यू डन दिस? सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि 1976 का जो अग्रीमेंट था उसमें तमिलनाडु असेंबली को कंसिडर ही नहीं किया गया। 1976 का जो आपका अग्रीमेंट हुआ उसमें तमिलनाडु असेंबली को कंसिडर ही नहीं किया गया। ओके, सो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। 1983 में सिन्हाला सिविल वॉर हुआ, वी ऑल नो अबाउट द जाफना आइलैंड, राइट। जाफना आइलैंड में कितने सारे तमिलियंस थे जिनको यहाँ पे ऑन शोर दे वर ट्रैप्ड। ओके, दे यूज द रूट ऑफ डेल्फ्ट एट द काचातीवो आइलैंड टू एस्केप फ्रॉम जाफना बैक टू तमिलनाडु। उसके बाद 2016 में जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली परसिस्ट किया, काफ़ी टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट को परस्यू किया दैट ओके आप लोग कुछ करो, काचातीवो आइलैंड को वापस से सॉवरेनिटी जो है इंडिया के पास आप वापस लेकर आओ। जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ 2016 में, तब से लेके अब तक से 5 मीटिंग्स हुई हैं। एंड अभी लास्ट ईयर भी, इन द मिड ऑफ द लास्ट ईयर ऑल्सो काचातीवो आइलैंड्स का इशू आया, लाइक
that okay, we need the Kachativo Island, we need sovereignty over the Kachativo Island. We all know कि नॉर्वे ने काफी टाइम पहले बॉटम ट्रॉलिंग स्टार्ट करा था. इंडिया में बॉटम ट्रॉलिंग इंट्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है दैट इज नॉर्वे, एंड सबसे पहले इसका जो बेनिफिट उठाया दैट इज तमिलनाडु. And Kachativo Island also serve as a very good spot for bottom fish trawling. Okay. तो अगेन फिशरमैन कम्युनिटी के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए इस इशू को बार बार सरफेस पे लाया जा रहा है. अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि इंडिया एंड श्रीलंका के टाइज अभी न्यूट्रल हैं. अभी न्यूट्रल है. श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस में भी इंडिया ने ही जाके श्रीलंका की हेल्प करी बाय प्रोवाइडिंग एड, बाय प्रोवाइडिंग फूड. आधे से ज्यादा श्रीलंकन कम्युनिटी इज बुद्धिस्ट, and we all know that we have deep rooted cultural ties with Sri Lanka that date back to history. Given the fact कि ये जो दोनों agreements है दोनों ही countries के बीच में amicably settle हुए, but without keeping the spirit of federalism in concern. That is Tamil Nadu Assembly को consider नहीं किया गया था. ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है happens to be very very small and it is absolutely barren. यहाँ पे सेंट एंथनी चर्च के अलावा और कुछ है ही नहीं. And there is a territorial dispute over this. What do you think as a global policy maker? What do you think? Think from the perspective of a state government one, then think from the perspective of a global policy maker two. आप दोनों ही पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, आप दोनों ही पर्सपेक्टिव्स से अगर देखो, तो आपकी जो काचातीवो आइलैंड है वेरी स्मॉल अनइनहैबिटेड, रिसोर्सेज भी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है. व्हाट शुड बी आवर टेक एज अ सॉवरेन स्टेट? शुड वी अगेन एक्ट एज अ बिग ब्रदर? शुड वी अगेन लाइक गिव अवे, ठीक है रख लो स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, व्हाट विल वी डू विद इट? और गिवन द फैक्ट इन द फेस ऑफ बांग्लादेश स्टेटिंग की नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रोटेक्ट करने का पूरा जिम्मा बांग्लादेश ने ले रखा है, शुड वी स्टॉप और पुट ऑन होल्ड आवर बिग ब्रदर एटीट्यूड? शुड वी लेट गो ऑफ आवर बड़प्पन एंड टेक बैक द सॉवरेनिटी ऑफ द काचातीवो आइलैंड? कंसल्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट. That is a question. And as a policy maker, as a foreign policy advisor, what would you suggest? Please mention it down in the comments. Next, अगर हम लोग देखें, okay, so this is what the India-Sri Lanka maritime boundary looks like. Okay, moving on. 50 साल हो गए हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को साइन हुए. अब बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एसेंशियली ग्लोबल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, यानी कि वर्ल्ड ओवर जितने भी आपके बायो हैजार्ड वेपन्स हैं उनको कंप्लीटली हर एक कंट्री, हर एक साइनिंग एंड रैटिफाइंग कंट्री कंप्लीटली वाइप आउट कर दे. ओके, दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन. इंडिया हैपन्स टू बी वेरी मच अ मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन. ओके, तो ये जो कन्वेंशन है जिनेवा में साइन हुआ था 1975 में, इट केम इनटू इफेक्ट. तो इसमें क्या, जितने भी आपका डेवलपमेंट है, जितना भी आपका प्रोडक्शन या स्टॉक पाइलिंग है, जो भी प्रोविजंस है दैट रिक्वायर बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करें, राइट? इट प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर और असिस्टेंस इन एक्वायरिंग द बायोलॉजिकल कन्वेंशंस. अगर कोई भी कंट्री, स्पेशली कोई भी सिग्नेटरी कंट्रीज की ट्रीटी को या किसी भी आर्टिकल को वायलेट करती है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डायरेक्टली जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है, राइट? और कोई भी मटेरियल या इंफॉर्मेशन जो कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज की जा रही है बट इट कैन हैज द पोटेंशियल ऑफ अ बायोलॉजिकल वेपन, उसको हम लोग, उसको सारे मेंबर कंट्रीज ओपनली विथ फुल ट्रांसपेरेंसी इस कन्वेंशन के साथ कम्युनिकेट करें. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन. इसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है और एक ग्लोबल डिसआर्मामेंट फ्रेमवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी के साथ आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, हैव बीन कंक्लूडेड. To learn more and keep learning, stay tuned to Rama IAS. Hit the like, share and subscribe button.
एंड अगर आप लोग चाहते हो कि इन दी ऑफलाइन आवर्स, जब हम लोग यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल हैं, इन दी ऑफलाइन आवर्स इफ़ यू आर रिक्वायरिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, तो फिर आप राम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।